बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम अपडेट है और लगता यूँ है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात चोरी किए गए, जो मैंडेट चोरी किया गया, वो मनसूबा ख़तरे में पड़ गया है। और एक ऐसी पेशरफ्त हुई है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी, जो सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन थी और उनकी जानिब से बड़े लायक, बड़े काबिल यंग वकील हैं समीर खोसा साहब, वो उनकी तरफ से पेश हुए हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक अहम हुक्मनामा भी जारी किया है। शुरू में आपको बता दूं कि जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से उनसे मंसूब कुछ रिमार्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है। वो क्योंकि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर से बात नहीं कर सका, उसके सियाक व सबाक क्या है, क्या बात है, वो इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनके हवाले से जो उनसे मंसूब और उनके खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। उनके खिलाफ मुहिम चलाने का मकसद ये है कि असल में इस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और शाहिद करीम साहब और हर वो जज जो आज़ाद जज है, जो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, जो अपने हलफ के मुताबिक चल रहा है, उस जज के खिलाफ कंपेन होगी। और हसनात मलिक साहब ने जैसे ट्वीट किया था कि जस्टिस शाहिद करीम साहब वो हैं जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाले बेंच का वो हिस्सा थे, जो स्पेशल एक ट्रिब्यूनल था, जो स्पेशल एक कोर्ट थी, उसका वो हिस्सा थे, उस स्पेशल कोर्ट का, ट्रिब्यूनल तो नहीं, वो स्पेशल कोर्ट थी, खुसूसी अदालत थी, उसका वो हिस्सा थे। और जस्टिस शाहिद करीम साहब के इसके अलावा भी बहुत अहम फैसले हैं। और ये भी आपको बता दूं बल्कि कि जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं, जो 2 सीटें तहरीक इंसाफ के से रीकाउंट के नाम पर छीनी गई थी, वो दोनों सीटें वापस जो आई, उनमें से एक फैसला जस्टिस शाहिद करीम साहब का था और वो था बिलाल इजाज साहब वाला हल्का जो गुजरांवाला वाला है। आपको इसी के साथ मुझे एक और अहम अपडेट याद आ गई है, वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक बड़े अहम मामले पर नोटिस जारी कर दिया है और वो मामला है राना फराज नून साहब का। राना फराज नून जो लोधना से जिनका तल्लुक है, जो इलेक्शन जीत गए थे और इलेक्शन जीतने के बाद अब्दुर्रहमान कांजू ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरखास्त दी रीकाउंट की, और रीकाउंट की जितनी भी दरखास्तें पीटीआई ने दी वो सारी मुस्तरद हो गई, क्योंकि कहा गया कि कंसोलिडेशन हो गई है तो अब आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं। लेकिन 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट की एक्सेप्ट की और वो दोनों दरखास्तें नून लीग की थी और दोनों में पीटीआई के उम्मीद जीते हुए जो एमएनए थे, एक बिलाल इजाज साहब गुजरांवाला से, एक राना फराज नून लोधना से, ठप्पे लगा के डबल स्टैम्प करके वोट जाया करके और इन दोनों को हरा दिया गया, नून लीग को जितवा दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में एक जो जबरदस्त फैसला है वो शाहिद करीम साहब का है, एक शायद जस्टिस शकील का है। दोनों ने कलअदम कर दिया इलेक्शन कमीशन के वो जो रीकाउंट वाले ऑर्डर्स थे उसको, और इस तरह से 2 सीटें पीटीआई को वापस मिल गई थी। ये भी एक वजह है जैसे शाहिद करीम साहब के खिलाफ मुहिम की। और फिर शाहिद करीम साहब का फैसला और वो जैसे शकील साहब, अगर वो मैं नाम दुरुस्त ले रहा हूं, उनका था, ये 2 फैसले, इनमें से एक राना फराज नून वाला चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में अब्दुर्रहमान कांजू की जानिब से, उस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नोटिस कर दिए हैं। और अगर काजी फाइज ईसा साहब ये बात नून लीग की मान लेते हैं कि रीकाउंट हो सकता था और रीकाउंट के नाम पे पीटीआई वालों को हराया जा सकता था, तो फिर मैं आपको बता दूं कि पीटीआई की वो जो 20 नशिस्तें उमर अयूब साहब और ये सब कहते हैं कि, और आई थिंक रऊफ हसन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया था या ये बात की थी कि, या पीटीआई ने ओवरऑल बारे इस पे बहुत बात की थी कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनके साथ ही कमिटमेंट हुई है कि आप अगर 20 सीटें पीटीआई से लेकर और नून लीग को दे देंगे तो आपको बैरून मुल्क आपकी इस नौकरी के बाद आपको सफीर लगा दिया जाएगा। ये बात उमर अयूब साहब ने तो की थी, रऊफ हसन साहब मुझे याद नहीं उन्होंने कही थी नहीं की थी, तो बहरहाल पीटीआई की तरफ से ये बात आई थी। अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये इनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 2 सीटें फौरी तौर पर पीटीआई की चली जाएंगी, एक चली जाएगी राना फराज नून वाली और एक चली जाएगी जो ये बिलाल इजाज साहब वाली, और ये दोनों सीटें जाएंगी और इलेक्शन कमीशन को हथियार फराहम कर देंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और लगता यह है कि अब ये भी हो सकता है, और पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं, पीटीआई के एक वकील ने तो यहां तक कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज पर एतराज करना चाहिए कि आप ये केस मत सुने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो क्योंकि उधर से मखसूस नशिस्तें वाला जो मामला है वो एक ऐसा ऑर्डर आया है कि अब हुकूमत के पास 2 तरह एक्सपीरियंस नहीं रही, तो काजी साहब अगर ये रास्ता खोल देते हैं तो पीटीआई के 20 एमएनएस को फारिग करके इधर से जो है वो नंबर गेम जो आईनी तरमीम के लिए पूरी कर दी जाएगी। तो ये अब पीटीआई के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि काजी साहब ये भी बहुत खतरनाक काम कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह दें कि बिल्कुल रिकाउंट हो सकता है और वो रिकाउंट की जो दरखास्तें पेंडिंग उन्होंने रखी हुई है नून लीग वालों की, उनको अलाउ करें, डबल स्टैंप लगाएं और पीटीआई को 20 नशिस्तें हराकर पीटीआई से 20 नशिस्तें लेकर और नून लीग को दे दी जाए और इस तरह से काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन के लिए नंबर गेम पूरा हो जाए। ये भी पीटीआई के खदशात हैं। लेकिन अब आते हैं इस बात पर कि मामला आज क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुसलसल इस पे अपडेट कर रहा हूं कि जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, उन्होंने
4 अप्रैल को एक इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 6 मजीद जजेस जो हैं उनको ट्रिब्यूनल जो है उनको ट्रिब्यूनल के तौर पर उनको नोटिफाई किया था, लेकिन उसकी फाइनल जो आप इसको इन्होंने नामजद किया या जो भी कहें टेक्निकली, लेकिन इनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करना था और या अगर इन्होंने भी नोटिफाई किया है तो उन्होंने भी करना था, उसके बाद इन्होंने काम शुरू करना था। उन 6 जजेस में थे जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस अनवार हुसैन और बहावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज, मुल्तान बेंच में जस्टिस राहिल कमरान और रावलपिंडी में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ। अब इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। पीटीआई ये मामला अब ले गई है लाहौर हाई कोर्ट में सलमान राजा साहब की तरफ से पेश हुए जो समीर खोसा हैं, वो यंग वकील हैं और बड़े लायक, और उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मैंने तफसीलात मंगवाई हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं उसी तरह से आपके सामने रखूं। देखें, एक तो समीर खोसा साहब ने बताया है कि तमाम हाई कोर्ट्स ने जो नाम भेजे वो तमाम इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लिए और जो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले 2 नाम भेजे थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे। अब उसी की कंटिन्यूएशन में ये 6 नाम और जो भेजे हैं, ये 6 नाम एक्सेप्ट इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल कोई 400 के करीब कौमी असम्बली और यानी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें मिला लें तो ये तकरीबन 400 बन जाती हैं पंजाब की। तो मसला ये है कि पंजाब की 400 सीटों में कोई 400 जीते हैं और 400 हारे हैं। अब हारने वाला जो है वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है किसी के खिलाफ भी, यानी आपने 400 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब की 400 नशिस्तों के लिए अपने से 2 जज ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए हैं। ये बदनीयती थी लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब उनकी, और ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये उन्होंने नहीं कही समीर खोसा साहब ने, ये मैं कह रहा हूं कि ये बदनीयती थी। जो जस्टिस अमीर भट्टी थे जो चाबी वाले खिलौने थे और अदलिया के उन किरदारों में से एक किरदार थे जिनको हमेशा जिनका नाम जो है वो नफरत से लिया जाएगा और अदलिया में चाबी वाले खिलौनों और बड़े गंदे किरदारों के तौर पर उनका नाम लिया जाएगा, जिन्होंने जो है वो इलेक्शन चोरी करने वालों के साथ मिलके और 8 फरवरी के मैंडेट को जो चोरी है उसकी वापसी को रोकने के लिए ये इकदाम किया था जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने। उसके बाद एक और जो बात तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई समीर खोसा साहब ने कि देखें उसमें इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो हैं कंसर्न हाई कोर्ट के उनके साथ मुशावरत होगी, कंसल्टेशन होगी इलेक्शन कमीशन की ट्रिब्यूनल्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंसल्टेशन है जो कानून में लिखा हुआ है इसके हवाले से इस तरह का एक केस जो जजेस की तकरीर के हवाले से ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन होगी यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो नाम चीफ जस्टिस भेजेगा वही नाम ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने फिर वो बताया और उनकी बात ठीक है कि देखें ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि किस जज की क्या कैपेसिटी है, कौन कितने फैसले कर सकता है, किसकी क्या एक्सपर्टीज है। ये चीफ जस्टिस को पता है कि उसकी हाई कोर्ट में कौन कौन से जजेस हैं जिनकी एक्सपर्टीज हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो खुद इसमें फ्रीक है, ये तो इलेक्शन चोरी करने वाला इलेक्शन कमीशन है, धांधली करने वाला इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कराने वाला इलेक्शन कमीशन है, आरओ सेलेक्ट करने वाला इलेक्शन कमीशन है। ये तो केस ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है कि हमारे खिलाफ केस जो है ये जज सुनेगा ये नहीं सुनेगा। और ये तो एक तरह से जुडिशियल वर्क के अंदर जो है वो मुदाखलत के मुतरादिफ है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये आज उनको जो रिलीफ मिला है 10 मई को, उसमें शाहिद करीम साहब ने अगली समाअत तक कहा है कि सलमान अकरम राजा साहब की हद तक सलमान अकरम राजा साहब का के जो धांधली का केस है, जो इलेक्शन पिटीशन है, वो किसी बेंच के सामने किसी ट्रिब्यूनल के सामने अगली समाअत तक फिक्स नहीं किया जाएगा। और इस ऑर्डर के बाद और अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सारों को नोटिस कर दी हैं और और अगर फौरी तौर पे पीटीआई के जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं जिनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस उन्होंने दायर किए हैं, वो सब अगर लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं और वो भी इस तरह का एक ऑर्डर ले लेते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब के भेजे गए 6 नामों को नोटिफाई नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये इलेक्शन पिटीशन जो है वो किसी के पास ना लगाई जाए, क्योंकि ये 6 जजेस नोटिफाई होंगे तो इसमें ऐसे जजेस मौजूद हैं जो अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे और इनमें से 3 तो कम से कम ऐसे हैं कि उनके सामने जो केस लगेगा वो मेरिट पे डिसाइड होगा, वो अपने हलफ के मुताबिक डिसाइड करेंगे। और आपको पता है हलफ के मुताबिक डिसाइड करेंगे तो 100% सीटें जो हैं जितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला गए हैं जो पीटीआई ने हारी हैं वो 100% सीटें पीटीआई जीती हुई है। और बल्कि पीटीआई ने जो है इसमें भी देखा कि अगर कहीं पे किसी को शक भी है कि नहीं इतनी मतलब वो जो धांधली हुई है वो अगर ना भी होती तो तब भी मैं हार जाता, फर्क होता, तो उनको कहा गया कि आप बेशक इलेक्शन पिटीशन ना करें
لیکن باقی سب نے الیکشن پٹیشنز کی ہیں اور یہ معاملہ اب اگلی سماعت جب بھی اس کی ہوگی ریٹن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا. اس تک سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے روک دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی بہت اہم معاملات عدالتوں میں لے کر گئے ہیں, ان کی بہت سی چیزیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. تو اب یہ معاملہ ہے اور اگر یہ 6 جج اسی کیس میں ڈیسائیڈ ہوگا اور اب ظاہر ہے یہ اعتراض کریں گے شاہد کریم صاحب پر, کیونکہ شاہد کریم صاحب کا بھی نام تھا اس میں, ان کو بھی کہا گیا تھا الیکشن ٹریبیونل کے طور پر کہ وہ الیکشن پٹیشن سنیں گے. تو اب یہ معاملہ اگلی سماعت تک گیا ہے. اگر یہ 6 ججز نوٹیفائی ہو جاتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ چیف جسٹس نے جو نام بھیجے ہیں انہی کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا, الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ آپ 20 نام بھیجیں ہم سلیکٹ کریں گے, وہ درست نہیں ہے, تو پھر 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کا معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں, میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا پہلے کہ 120 دن جو ہیں وہ ہوں گے الیکشن ٹریبیونل کے پاس, لیکن وہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ 120 دن نہیں 180 دن ہے. الیکشن ٹریبیونل نے 180 دن کے اندر جو ڈیٹ آف فائلنگ ہے اس سے 180 دن کے اندر الیکشن ٹریبیونل نے جو الیکشن پٹیشن ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ہے صورتحال, لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے اگر یہ 6 ججز نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, جو نام جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے بھیجے ہیں یہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, تو 8 فروری کے الیکشن چوری کا منصوبہ جو ہے وہ بری طرح برباد ہو جائے گا. وہ کیونکہ یہ ججز جب وہ ججز یہ کیسے سنیں گے جو اپ رائٹ ہیں, جو اپنے حلف پر چلنے والے ہیں, تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس واپس آئیں گی اور نون لیگ کی ایک کے بعد ایک وکٹ جو ہے وہ گرتی چلی جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.